एक मिस्टर ए है। आपने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स ईयर 2025 के लिए। इस मिस्टर ए ने सैलरी रोचे कमाई है 13 लाख रुपए की। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये सारा हम लिखते हैं, वैसे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ये सारा कुछ लिख रहे होते हैं, मैं बस वैसे ही सारे लफ्ज पूरा नहीं लिखूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस है मेरे बच्चे इसकी 4 लाख रुपए की। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन खाली लिख लें, इसको इनकम फ्रॉम लिख लें। कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपए की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 2,50,000। इसलिए बड़ा तो जल्दी करके इसकी टैक्स। अच्छा, जक़ात इसने पे की है। जक़ात पे की है, अज्यूम कर लो 50,000 की। जल्दी करके मुझे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर। बताते यार, टोटल इनकम क्या निकाली मेरे बच्चों? कितनी? और जक़ात। तो ये कौन सी इनकम निकलेगी? टैक्सेबल इनकम। और रेट हम किस पर लगाते हैं, टोटल इनकम पे या टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम में बच्चे निकली आपकी 2.6 मिलियन। अब जरा मुझे बताओ, ये सैलर्ड है या नॉन सैलर्ड है? टेबल 1 या टेबल 2? कैसे पता चला आपको? हमने इस 26 लाख का 75% लिया होगा और उसको जाके किससे देखा होगा, किससे कंपेयर करके? तो अगर सैलरी इसके 75% से ज्यादा होती, बराबर नहीं। अगर इसकी जो भी आपने 75% अमाउंट निकाली होगी, अगर सैलरी कितनी, 75% कितना निकला इसका? 19 लाख, बहुत ज्यादा है। तो वहां पे सैलरी कितनी है? 13 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी इसके 75% से कम है। तो ये कौन सा बंदा ट्रीट होगा? नॉन सैलरी। यानी कि ग्रुप इसका टॉप टेबल नंबर 2 या मेरे बच्चे इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब देखो ना, टेबल नंबर 2 के ऊपर कौन सी लायबिलिटी बनती है इसकी, किस तरह से? टैक्स मिनिमम कितना है? देखो वहां पे कितना मेरे बच्चे, 170,000। और प्लस कितने परसेंट? 30%। तो कितने से ज्यादा क्या 30%? 4,70,000। सारा कुछ कर दिया आप। अच्छा मेरे बच्चे, ये तो कम से कम सिर्फ मैं ये इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था, क्या हमें अभी तक ये पता है कि टोटल इनकम क्या होती है, और फिर हमें ये पता है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, और फिर अभी तक हमें कुछ अल्फाज जैसे डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्शन, क्या इन अल्फाजों का पता है? मुझे बताएं, इसमें डिडक्शन कितनी थी? सर आपने बताया नहीं, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर हेड में से लेस होनी थी ना सर। वो तो आपने कोई बताया नहीं डिडक्शन। तो मकसद सिर्फ चैप्टर नंबर 4 में ये डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि हमने टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिन करेगा, हमें कुछ ना कुछ पता चल गया। अब मेरे बच्चे, हमारा जो मेन मकसद होगा, इन हेड्स को पढ़ना होगा। हम पहले इन हेड्स को कवर करेंगे, और फिर मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 4 का कुछ एरिया, और चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 1, 2, 3 का इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। यानी कि चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। चैप्टर नंबर 5 अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, खैर अभी तो नहीं, वो बाद में, वो सैलरी का है। चैप्टर नंबर 6 मेरे बच्चे हमारा प्रॉपर्टी का, ये आज हम करना शुरू करेंगे। पेपर में ये दिए होंगे, सारा कुछ रेट जितने भी जहाँ पे भी आएंगे सब दिए होंगे। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया।
ये आपने कुछ नहीं याद करना। और मैं आज ना एक पेपर जो लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके आखिर पे ना आप जरा एक दफा देख लीजिएगा। जितने आगे भी बड़े सारे इस तरह के आएंगे जो कुछ सेपरेट ब्लॉक हैं, उसके भी मेरे अक्सर जो रेट्स होंगे वो सारे दिए होंगे, आपको इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं होगी। ले बेटा, शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सवाल आखिर पे करेंगे मेरे बच्चे, अगर टाइम बच गया इंशाल्लाह। इन्होंने, मुझे पता नहीं चला ये स्लाइड इन्होंने सामने ये खोल के रखी हुई थी, क्योंकि 15-16 मिनट पहले जाए हो गए थे। तो चैप्टर नंबर 4 के याद है, रेजिडेंट वाले, तो कोई अच्छा इतना एरिया उसका, आप दूसरी तीसरी टाइम में सवाल आना होता। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला, तो व्हाट आई एम बोल रहा मेरे बच्चे, उसको अच्छे तरीके से आई होप कि आपने कर लिया होगा। लेकिन बेटा देखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। यहीं पे अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए का अपना एक घर है, अपना एक घर है, और उसके साथ मेरे बच्चे अज्यूम कर लो एक प्लॉट भी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है और ये एक लैंड है, कहा जा सकता है इस तरह का मामला, क्योंकि प्लॉट को बिल्डिंग तो नहीं कह सकते हैं। तो मिस्टर ए ये मालिक है इस घर का या इस लैंड का। हुआ क्या कि अगर कानून कहता है, ये क्या है इसको तो कानून कहता है, यानी कि यहाँ पे ये जो टैक्स लॉस, ये कहते हैं कि अगर मिस्टर ए इन 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 प्रॉपर्टीज का मालिक है, लैंड एंड बिल्डिंग का मालिक है, सबसे अब एक एक बात पे मेरे बच्चे गौर कर रही है। अगर मिस्टर ए ये जो लैंड और प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर इसका मालिक हो और इस लैंड एंड बिल्डिंग को ये किसी बंदे को रेंट पे दे रहा हो, मान लो कि मिस्टर ए ने इस घर को 50,000 रुपया पर मंथ के लिहाज से, 50,000 रुपया पर मंथ के लिहाज से मिस्टर बी को रेंट पे दे दिया मेरे बच्चों। सबसे पहले ये जो रेंट होगा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगा। यानी कि देखो, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं ना कि मेरा फलाना दोस्त प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। अच्छा, वहां पे जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आती है वो ऐसा होता है कि जैसे हम कोई बिल्डिंग और ये प्लॉट शलॉट जो, ये घर बार, ये हम बेच बेच के जो कमा रहे होंगे, शायद होता है ना कोई कारोबार करते हैं लोग, ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह के खरीदो फरोख्त में आपकी मदद करते हैं, या मान लो कि घर रेंट रूंट पे दिलवाने दुलवाने में आपकी मदद करते हैं, तो शायद इस तरह के जो लोग हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाते हैं। तो मेरे बच्चे अब याद रखना, सिर्फ 3 इनकम्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है, सिर्फ 3 इनकम्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। सबसे पहले अभी हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि इस मिस्टर ए ने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, और रेंट कितना है 50,000 पर मंथ। तो रेंट मेरे बच्चे मुझे बताएं साल का कितना निकलेगा। कितना? 6 लाख, 6 लाख रुपया। ये सबसे पहले क्या निकला? रेंट। अब क्या हो सकता है, अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये घर रेंट पे तो दिया हुआ, लेकिन इसी दौरान मिस्टर ए के पास एक मिस्टर सी आया, मिस्टर सी ने आके कहा कि मिस्टर ए भैया ये घर मुझे सेल कर दो, ये घर मुझे सेल कर दो। क्या जो घर रेंट पे दिया हो क्या सेल नहीं हो सकता? हो सकता। समझाने के लिए बात कर रहा हूं ना अभी तो। मिस्टर ए ने मिस्टर सी ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए ये घर मुझे सेल कर दे। कहता ठीक है। इनका आपस में जो भी भाव था वो सारा तय हुआ। इसने कहा कि ठीक है भाई ऐसा कर लो, मुझे ना 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बयाना दे दो। डिपॉजिट कहते हैं इसको, एडवांस कह लो, डिपॉजिट कह लो, एडवांस पे कर दो या डिपॉजिट दे दो, बयाना जिसको साथ अल्फाज। अच्छा, मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर ए को, जब जारी बात है ये ना हो कि कल मुकर जाए, तो मिस्टर सी ने मिस्टर ए को ये 10 लाख रुपए का 1 मिलियन का डिपॉजिट दे दिया। अच्छा, बाद में मिस्टर सी की बेगम ने उसको कहा कि भैया मुझे तो ये घर की लोकेशन अच्छी नहीं लगी, हम नहीं चाहते ये घर खरीदें। तो मिस्टर सी ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए भाई माजरत के साथ मैं ये घर नहीं खरीदना चाहता। तो मिस्टर ए ने उसको कहा कि ठीक हो गया भैया, वो जो आपने मुझे डिपॉजिट जमा करवाया था, अब वो डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे दूसरी जो इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चीज आएगी वो आएगी फोर फिटर डिपॉजिट। इसका नाम क्या होगा? फोर फिटर डिपॉजिट। ये कब होता भला? ये सिर्फ कब होगा भला? जब कोई बंदा अपनी इस तरह की लैंड और बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा होगा और उसने कोई बयाना लिया होगा। अगर उस बंदे ने उस मान लो के घर खरीदने से इनकार कर दिया होगा, वो जितनी अमाउंट उसने जब्त कर ली होगी उसको क्या बोलते हैं? फोरफिटर डिपॉजिट। अगर ये घर सेल हो जाता फिर यहां पे कुछ नहीं आना था, चाहे जितना मर्जी कमा लेता। ये याद रखना, यहां पे जितनी मैं आपको इनकम बताऊंगा ना, उसके अलावा आपने जरा रत्ती पर भी आपके दिमाग में गुमान भी नहीं आना चाहिए कि सर इसके अलावा ये इनकम भी आ सकती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। नहीं, सिर्फ 3 इनकम आएंगी। कौन सी बोला? सबसे पहले रेंट। और रेंट भी कौन ले रहा हो? मालिक। और मालिक ही उस घर को आगे बेचने की बात कर रहा हो,
और अगर उस वो घर ना बिका, उसे जो बयाना दिया गया हो उसको फोरफीट कर लिया हो, जब्त कर लिया हो, तो ये कितना जुर्माना आ गया, या ये कितना आ गया डिपॉजिट मेरे बच्चे? 1 मिलियन का। अब अगली बात, वो दोबारा, ये तीसरे नंबर पे बताना चाहिए था लेकिन कोई मसला नहीं। दोबारा आते हैं मिस्टर ए और बी का। अच्छा, मिस्टर ए, जब मिस्टर बी को ये 50,000 पर मंथ रेंट पे घर दे रहा था, तो साथ ही वहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया मुझे मुझे कुछ एडवांस भी दे दो। एडवांस भी दे दो। अच्छा, ये जो एडवांस होंगे ना, होता है ना बात का, जब हम घर रेंट पे लेते हैं उसको सिक्योरिटी भी कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं, जो भी है इस तरह का, ये घर रेंट वाले की बात हो रही है। अच्छा, ये जो एडवांस होते हैं मेरे बच्चे, ये एडवांस एडजस्टेबल भी हुआ करेगा, अनएडजस्टेबल भी होगा। देखो अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको प्रॉपर्टी का, सारा आपने पढ़ना, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें कौन सी चीजें आएंगी। तो मिस्टर ए, जो मालिक मकान है, वो टेनेंट को कहेगा मिस्टर बी को कि मिस्टर बी देख, मैं तुझे घर रेंट पे देने जा रहा हूँ, ऐसा कर मुझे कुछ एडवांस भी दे। अब ये जो एडवांस है ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो एडजस्टेबल हुआ करेगा या नॉन एडजस्टेबल हुआ करेगा। अगर तो एडजस्टेबल है, हमारे यहाँ पे आपको बताया जाएगा उस एडजस्टेबल एडवांस को बिल्कुल इग्नोर कर दो। अगर मान लो कि 1 लाख रुपए एडजस्टेबल एडवांस लिया है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, समझ लो ये मालिक को मिला ही नहीं, इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, बिल्कुल इग्नोर कर देना, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये रेंट के साथ ही कहीं एडजस्ट एडजस्ट हो जाएगा, हमने इसकी कोई वर्किंग नहीं करनी होती। लेकिन अगर हो ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस, मान लो कि उसने क्या किया, उसने 4 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे दिया। नॉन एडजस्टेबल एडवांस का मतलब क्या है? ये पैसा मालिक ने जब वो वापस जा रहा होगा तो शायद उसको वापस कर देगा, क्योंकि एडजस्ट नहीं होना रेंट के साथ, ये मालिक क्या करेगा, उसको वापस कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब टैक्स वाले कहते हैं कि भाई ये जो टेनेंट है उससे आपको ये 4 लाख रुपया भी तो मिला है, ये भी तो बेनिफिट ही है। वो कहता क्या बेनिफिट है, ये तो मैंने वापस करना है। कहते जब तक वापस नहीं कर रहे, पैसा तो आपके पास है ना, जब जाके इसको मार्केट में वो करो, उधार लो 4 लाख रुपए का, आपको पता चल जाएगा कितने कितने इंटरेस्ट के ऊपर आपको मिलता है, तो फायदा तो आपको हुआ है ये 4 लाख रुपए का भी। तो वो फिर बेचारा कहता है अच्छा बताएं, पर मालिक कहता है करना क्या है इसका। टैक्स वाले कहते हैं इसके 10 हिस्से करो, डिवाइडेड बाय 10, हर साल इसका 10वां हिस्सा, इसको मेरे बच्चे कहते हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस, इस हर साल क्या करो, इसका 10वां हिस्सा इसमें ऐड करो, और ये कितने कितने सालों तक चलेगा? 10 सालों तक। तो ये कितनी बड़ी बड़ा इसकी 40,000 है, 40,000, ये भी ऐड करो। बेटा ये जो तीन चीजें हैं, इसके लिए नाम बोला जाएगा यहाँ पे रेंट चार्ज एबल टू टैक्स। वो रेंट जिसके ऊपर टैक्स लगता है, अगर तो इसमें रेंट की कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन लफ्ज क्या बोला जाएगा? रेंट। एक रेंट तो एक है ना, एक फोरफिटेड डिपॉजिट है और दूसरा नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, लेकिन लफ्ज क्या बोला करेंगे इसके लिए? रेंट चार्ज एबल टू टैक्स, वो रेंट जिसके ऊपर टैक्स लगता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो कुल मेरे बच्चे, ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हो, इसमें कितनी इनकम्स हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होंगी? सिर्फ 3। अगर इसके अलावा आपने चौथी कोई सोच रहे होंगे वो गलत होगा मेरे बच्चे। कुछ भी अगर आपके दिमाग में आया, अगर कुछ भी इनके अलावा आपके दिमाग में आया कि सर ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होगा, तो मेरे बच्चे लॉ गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉ कहता है कि सिर्फ कितनी इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ 3। और ये है कौन कौन सी, आप दोबारा देखो। अगर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको मैं रेंट पे दे दूं, खरीदने वाली बात, खरीद बेचने की बात नहीं हो रही मेरे बच्चों। बेचूंगा तो फिर कुछ और हेड में जाएगा, है वो कैपिटल गेन जाके पड़ेंगे उसको कहीं और। ये किसकी हो रही है बोला बात? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या आएगा, अगर उस लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देते, लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दो, तो मेरे बच्चे वो रेंट जो आ रहा होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और अगर मान लो कि आप उस टेनेंट से कुछ एडवांस लो, और उस एडवांस का नाम क्या हो? नॉन एडजस्टेबल एडवांस हो, एडजस्टेबल नहीं, नॉन एडजस्टेबल एडवांस हो, तो वो एडवांस भी आपका क्या कहलाएगा? रेंट। लेकिन उसका कितना हिस्सा बोला? 10वां, यानी कि हर साल 10वां हिस्सा ऐड कर लिया करना है। और फिर आखिर पे अगर उस लैंड एंड बिल्डिंग को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें उसको बेचने का, और वो जो खरीदार था बायर, अगर वो आपके उस लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने से मुकर जाता है और कुछ अमाउंट आपने उसकी जब्त कर ली हो, वो जो फोरफिटर डिपॉजिट होगा घर सेल करने के ऊपर, वो जो फोरफिटर डिपॉजिट होगा वो भी किस में जाएगा? रेंट पे, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। सिर्फ ये 3 इनकम्स, ये पूरे का पूरा ये 2 दिन का ये वैसे ही चैप्टर है, 2 से 3 दिन का, तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। मोस्टली है 2-2 3 दिन के, ज्यादा जो टाइम लगेगा वो हमारा सैलरी और बिजनेस के ऊपर लगेगा, बाकी तो सारी बात इतना ज्यादा है नहीं। बात समझा रही है मेरे बच्चों? अब
एक चीज और देखिए, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर ए है, ये है एफबीआर का शहजादा कोई भी, इसकी बड़ी सारी जमीन है, ये बड़ी सारी जमीन है, बड़ी सारी जमीन है इस बंदे की। इसने ये सारी जमीन, वो याद है लफज जो अगर कोई गांव में रहता है तो जमीन ठेके पे दी जाती है, वो ठेके पे देना भी क्या होता है, रेंट पे देना। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा हुआ क्या, इस मिस्टर ए ने इस जमीन को किसी मिस्टर सी को ठेके पे दिया हो, 1 लाख रुपया पर एकड़ उसे वो ठेका ले रहा है। मान लो कि इसके ये 10 एकड़ हैं, इसने क्या किया, 10 लाख रुपया उसे पर ईयर ये रेंट चार्ज कर रहा है, ऐसे ही ना, ये भी तो रेंट पे दिए उसने, समझो ठेके पे जो दी हुई। तो एफबीआर वाले आए, उसने आगे कहा कि सर ये आपने, हमें पता चला इतना रेंट ले रहे हो तो ये रेंट पे करो। उसने कहा कि शायद आपको कानून का नहीं पता है, तो आप कानून के बंदे हैं, लेकिन शायद आपको कानून का नहीं पता, ये जो मेरी जमीन, ये जो लैंड है, ये है एग्रीकल्चर लैंड। ये कौन सी है, ये है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चरल लैंड को अगर हम रेंट पे देते हैं, चाहे खुद उसमें कोई काश्त करके कमा रहे हो या उसको रेंट पे देके कमा रहे हो, ये एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि है ये भी रेंट, लेकिन इस रेंट को हमने ट्रीट नहीं करना, ये एग्जेम्प्ट है। देखो तभी तो खुश है, कर लो जो भैया, ये भी मान लो कि जरदारी ही है, क्योंकि उनके ज्यादातर सारे ये वो हैं, वडेरे हैं, इस तरह के लोग हैं सारे, तो वो कभी ज़रात के ऊपर टैक्स नहीं लगाने देते। खैर, और वैसे भी और भी बड़े सारे मामला थे। हमारे ये जितने जो बड़े लोग हैं, इनका जो ज़रात का अक्सर लोगों का जो पेशा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, ये उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो खैर, इन्होंने ज़मीनें इसलिए खरीद के रखी हुई कि ये पैसा एक दूसरे से करप्शन से इकट्ठा करते हैं और दिखाते हैं उसको ज़मीन का, उस कास्ट का, और वो क्या रखी हुई है, एग्जेम्प्ट रखी हुई, तो रौला ही कौन, यानी कि करप्शन से पैसा इकट्ठा करो। अब कौन बंदा वहां पे खड़ा होता है आपके सर पे कि भाई इस दफा आपका 1 एकड़ से क्या निकल रहा है, जो मर्जी शो कर दो। इतनी इतनी जमीनें इन्होंने बना रखी हैं, उस जमीन में चाहे जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन वो जितनी इनकम दिखा रहे थे, किसकी दिखा देते हैं, वो जो करप्शन का पैसा, उसको दिखा देते हैं कि ज़रात से कमाया है, और ज़रात वैसे ही एग्जेम्प्ट है। तो उस पैसे को क्या कर लेते हैं, वो जो हराम का माल इन्होंने कमाया होता है, वो ज़रात का दिखा के उसको साफ कर लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जब आप हराम का माल इकट्ठा करें, दुनिया को साफ दिखा रहे हो किसी तरीके से, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, कि यानी कि उस काले पैसे को आपने धो लिया है। तो ये भी एक इस मकसद के लिए, ये मोस्टली ये अक्सर आप देखेंगे सारे लोग जिम्मेदार भी हैं। लेकिन बस नो बेटा, अच्छा ये जो बात को तो आपको पता कि किसी बंदे का एक घर है, उसने एक टेनेंट को दे दिया है, तो उस तरह का मामला भी हो सकता है। बात का एक घर के 2 फ्लोर हैं, उसको 2 डिफरेंट टेनेंट्स को दे दो, भैया आपको तो रेंट ही आ रहा है ना, आपको इससे क्या। या बात का एक बंदे का क्या है, एक पूरा प्लाजा है, उसमें बड़ी सारी दुकानें हैं, वो दुकानें अगर आपने रेंट पे दी हो, भैया वो भी क्या होगा, वो सारे वो रेंट ही होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यानी कि आप ये दिमाग में ये ना हो कि सिर्फ आप कह रहे हो कि घर की ही बात हो रही होगी, यहाँ पे कोई दुकानें हो सकती हैं, कोई प्लाजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने रेंट पे दिया। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मुझे बताओ कितनी इनकम्स आएंगी, सिर्फ 3 इनकम। कौन कौन सी बोला, रेंट, नॉन एडजस्टेबल एडवांस और फॉरफिटेड एडवांस। अच्छा एक और चीज भी होती है, उसको कहते हैं साइनिंग अमाउंट। वो साइनिंग अमाउंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उसका कहते हैं हम जिक्र कर भी देंगे तो उसका फायदे को नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो वो कभी पूछता है पेपर के अंदर, ना ही हमारे किसी सिलेबस, यहाँ पे आप जब पढ़े होंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहीं पर भी साइनिंग अमाउंट का जिक्र नहीं देखेंगे। लेकिन साइनिंग अमाउंट भी मेरे बच्चे बात होती है कि जस्ट होता है ना कि आप लोग आए, आपने कहा कि सर ये बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं देनी, आप कह रहे हैं सर ये ले पकड़े इतने पैसे, मैंने कह रहा ये किस चीज़ के, रख लें बस, बस ये बिल्डिंग रेंट पे दे दे, वो कुछ भी नहीं है ना, वो एडवांस ना कुछ भी नहीं है, बस वो सिर्फ आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देने का कि ये बिल्डिंग रेंट पे ले लो। तो इस तरह की जो अमाउंट है वो साइनिंग अमाउंट, तो यहाँ पे उसका कुछ जिक्र ही नहीं कहीं पे कुछ भी, वो है क्या, बस हमें किसी ने दे दी किसी खाते में नहीं। बात समझ आ रही? वैसे मोस्टली लोग घर गुर खाली करवाने के लिए, दुकानों को खाली करवाने के लिए देते हैं कि खाली कर, पैसे भर लो। तो हम कार रेंट पे देते हैं तो वो भी इनकम नहीं 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 नहीं, देखो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, इन 3 के अलावा अगर आपने कुछ भी सोचा वो खराब हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, उसको रेंट पे देने, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहता है, वो कहीं और देखेंगे जाके उसको, जो कार रेंट पे देंगे। तो बेटा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कहते हैं रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। अब मेरे बच्चे इस लाइन का मतलब भी जरा समझिएगा, रिसीव्ड जो रेंट आप रिसीव कर चुके हो या रिसीवेबल हो। मान लो मिस्टर ए ने 50,000 पर मंथ के लिहाज से अपना घर किसी मिस्टर बी को रेंट पे दे दिया मेरे बच्चे, ये है लैंडलॉर्ड, ये है टेनेंट, ऑनर और टेनेंट। नहीं बेटा, अब हुआ क्या, ये इसने घर उसको रेंट पे दे दिया था 1 जुलाई
2025 को घर उसको रेंट पे दे दिया था मेरे बच्चों। अब वो कहेगा ऐसा करें, टैक्स ईयर 2026 के लिए मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बता दो। अच्छा, हुआ क्या, मिस्टर बी उसको हर महीने रेंट देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। लेकिन मेरे बच्चे जो आखिरी 2 महीने थे, मई और जून, ये 2 महीनों का उसने रेंट पे नहीं किया। देखो, हमने अपने साल के लिहाज से देखना ना, हमारा साल तो 1 जुलाई से 30 जून तक है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये टैक्स ईयर जो 2026 है, ये कहां से कहां तक होगा भला? 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। तो मेरे बच्चे हुआ क्या, ये 1 जुलाई को उसने घर रेंट पे दिया था, कितने पे? 50,000 पर मंथ के लिहाज से। वो जो मिस्टर बी था उसको रेंट देता रहा, 10 महीनों का रेंट इसको मिल गया, 10 महीनों का रेंट रिसीव्ड है, जबकि 2 महीनों का रेंट रिसीवेबल है। अब मुझे बताओ, इस बंदे की जो रेंट होगा इस साल का वो कितना बनेगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब बताओ 12 से करें या 10 से करें? 12 से करें या 10 से करें? क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं रेंट चाहे आप रिसीव कर चुके हो, चाहे वो रिसीवेबल हो, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल हो। इसको हम सादा अल्फाज में अकाउंटिंग में कहते हैं अक्रूवल बेस पे। अक्रूवल बेस पे, यानी कि अक्रूवल बेस का मतलब क्या है, जो चीज आप अर्न कर चुके हो, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो, आप रिकॉर्ड करेंगे। जो चीज आप खर्च कर चुके हो, चाहे पे किया हो या ना किया हो, खर्चे में से लेस करेंगे। यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को जब आपने कैलकुलेट करना है ना, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन होगी किस बेस पे होगी? अक्रूवल बेस पे। अक्रूवल का मतलब क्या है? जो अक्कर हो चुका हो। अक्रूवल किसको कहते हैं? जो अक्कर हो चुका हो। खर्चा है तो हो चुका है, पे किया है या नहीं, रिकॉर्ड करो। इनकम है, अर्न कर चुके हो, मिली है या नहीं, रिकॉर्ड करो। लेकिन करनी वही है जो अक्कर हो चुकी है, जो अक्कर नहीं हुई वो नहीं रिकॉर्ड करनी। अब जरा मैं अगली बात आपको बताने लगा हूं। अज्यूम कर लो, यहां पे तो आपने सही बता दिया सर, रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, वो शामिल करेंगे, यानी कि इसका 12 महीने का ही रेंट शामिल करेंगे, 6 लाख रुपया। ये तो ऐसे ही बनेगा मेरे बच्चों। अब अगली बात मैं करने लगा हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब घर रेंट पे दिया, मिस्टर बी ने क्या किया, इसको 2 साल का रेंट, इसको 2 साल का रेंट एडवांस में दे दिया। 2 इयर्स रेंट उसने क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया मेरे बच्चों। साल 2026 का भी, साल 2027 का भी एडवांस में रेंट दे दिया। अब मुझे बताओ, इस साल 2026 का कितना रेंट बनेगा? 6 लाख। क्यों 6 लाख? क्योंकि सर अक्रूवल बेस पे लेकर चलना है ना, जो रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो। लेकिन रिसीव्ड भी वो जो अक्कर हो चुका हो, मतलब जो आप अर्न कर चुके हो। लेकिन सर वो अगले साल का तो हमने अर्न ही नहीं किया अभी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको रेंट एडवांस भी कभी मिल जाए तो आपने एडवांस को साल में कंसीडर नहीं करना। क्या रखेंगे छोटी छोटी बातें, क्योंकि मेरे बच्चे हर हेड को हम देखेंगे। जैसे हमारा जो सैलरी होगा, सैलरी हमारा चलता है कैश बेसिस पे। कहते हैं जितना मिल गया कैश बेस का मतलब आपके हाथ में आ गया पैसा, चलो इसके ऊपर टैक्स दो, साल पे इसमें शामिल करो। चाहे अगले 10 साल की सैलरी आपको इकट्ठी मिल गई हो, मिल गई, चले हमें टैक्स पे करें इसमें। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस पे चलती है? अक्रूवल बेस पे। और अक्रूवल का मतलब क्या है, जो अर्न कर लिया होगा वो ही। लेकिन अब खुद सोचो ना, अगले साल का तो एडवांस है, वो तो हमने अभी अर्न ही नहीं किया। वो तो अभी हमारी, मान लो कि अर्न किया ही नहीं अकाउंटिंग की उसमें जबान में। वो तो तब अर्न करेंगे जब आप सब्सिडी दे देंगे। अपना आपका घर वो यूज कर चुका होगा, वो उसने अभी यूज ही नहीं किया। इसका मतलब अभी उस कमाई के ऊपर तो आपका हक ही नहीं है। अक्रूवल बेस में क्या होता है, अभी वो अक्कर हुआ ही नहीं, आपने उसको सब्सिडी दी ही नहीं। जब सब्सिडी नहीं दी तो फिर अभी वो आपकी कमाई नहीं बनी। याद रखोगे, बस इतना दिमाग में रखना। जो रेंट है, रेंट चाहे मिल गया हो या मिलने वाला हो, लेकिन हो उसी साल का, वो आप रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगले साल का अगर आपको एडवांस मिल गया तो वो मेरे से, अगर अच्छा इस पूरे साल का ही आपको रेंट नहीं मिला, साल 2026 का, उसे ना जुलाई का दिया, दे नहीं रहा हर महीने का रेंट, फिर भी हमने दिखाना मेरे बच्चे। बात समझ आ रही है? ये छोटी छोटी बातें। तो द रेंट रिसीव्ड आर रिसीव्ड बाय फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कुछ रेंट एग्जेम्प्ट भी होते हैं। कौन से रेंट एग्जेम्प्ट है? एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाला, वो तो नहीं कंसीडर करेंगे, वो तो रेंट उन्होंने एग्जाम कर दिया है, तो रेंट ही है वो, ठेके वाली जमीन। वो तो हम लफ्ज बोल दिया करते हैं ठेका, है तो वो एकड़ रेंट पे दिया हुआ उसने, उस हर साल उसका रेंट देता है। इसका मतलब जो जो रेंट एग्जेम्प्ट हो, उसके अलावा जो रेंट आप रिसीव कर चुके हो, चाहे रिसीवेबल हो, वो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। है आसान, ये तो वैसे मैं आपको समझाने। टैक्स शैल बी चार्जेबल टैक्स इन दैट टैक्स इन द ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो रेंट है, जो चाहे रिसीव कर चुका है या रिसीव करने वाला है, ये आप किस हेड के तहत उसको टैक्स करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। हाँ मेरे बच्चे,
रेंट की डेफिनेशन देखिएगा। देखो जब कोई चीज डिफाइन करती है ना, जब आप रेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, जो रेंट में चीजें शामिल होनी चाहिए यहाँ पे बता देगा, लेकिन शायद एक चीज यहाँ पे मिसिंग होगी, बाकी सारा यहाँ पे बता देगा। हमारे टोटल रेंट में कितनी चीजें शामिल है? 3। कौन कौन सी? रेंट, फॉरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अच्छा, इन तीनों को जब इकट्ठा कर लेते हैं, इसके लिए कोई टर्म बोली थी अभी मैंने, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये वो रेंट है जो चार्जेबल टैक्स है, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, क्योंकि ये लफ्ज बोलेगा आगे, रेंट चार्जेबल टैक्स फलाना, रेंट चार्जेबल टैक्स। जब रेंट चार्जेबल टैक्स का मतलब बोले, आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 3 चीजों को मिला के लफ्ज बोल रहा है। लो बेटा, कहता है कि रेंट मींस एनी, अच्छा देखो इंक्लूडिंग लफ्ज बोला उसने क्या बोला? मींस, यानी कि मैं यहाँ पे जो बताऊंगा आपने सिर्फ वही दिमाग में रखना है, खुद कुछ नहीं सोचना है इसमें। तो रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय, वही बात, अक्रूवल बेस पे मिल गया हो या मिलने वाला हो, आप उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे बाय द ओनर। अब ये मेरे एक ये संशय आ गया उसका, रेंट उसी बंदे का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा जो मालिक हो। अब इसका मतलब क्या है? मिस्टर ए, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये मेरे मिस्टर ए इस घर का मालिक है, ये ऑनर है। अच्छा, इसने क्या किया? ये घर रेंट पे दे दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी इसका टेनेंट है। अच्छा, मिस्टर बी ने क्या किया? इस घर को आगे रेंट पे दे दिया किसी मिस्टर सी को, ये भी रेंट ले रहा है, मिस्टर बी भी रेंट ले रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी से रेंट ले रहा है, मिस्टर बी मिस्टर सी से रेंट ले रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ, इन दोनों में से मालिक कौन है? तो सिर्फ मिस्टर ए की जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन अब अगला सवाल आएगा, सर उसका क्या करना है? वो भी तो रेंट ले रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी कि अगर आप कोई घर रेंट पे लेकर आगे रेंट पे दे दें, तो जो कमा रहे होंगे, जो कमाई होगी वो निकालेंगे उसको। तो वो क्या, अब जस्ट चले मैं वैसे थोड़ा सा बता दूं, मिस्टर ए ने इसको दिया 50,000 पर मंथ रेंट के ऊपर, मिस्टर बी ने इसको आगे 60,000 पर मंथ रेंट पे दे दिया। मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा? 50,000 पर मंथ। मिस्टर बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा? सॉरी, अदर सोर्स में कितना जाएगा, क्योंकि वो मालिक नहीं है। 60,000 पर मंथ, लेकिन उस वो इस बिल्डिंग का खर्चा भी तो पे कर रहा है, खर्चा भी लेस करने की इजाजत। तो ये सारा मेरे से जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको एक ये इनकम भी मिलेगी वहां। यानी कि आप रेंट पे लेकर घर आगे, इसको कहते हैं सब लीज। अगर आपने सब लीज कर दिया हो कोई इस तरह का नया बिल्डिंग, तो वो जो बंदा कमा रहा होगा वो क्यों हमारी डेफिनेशन में शामिल है? रेंट उसी बंदे का होगा जो मालिक हो बिल्डिंग का और लैंड का। जो मालिक ना हो, वो रेंट ले रहा हो, तो वो कभी भी उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। मुश्किल तो नहीं? और किसका रेंट? किसका? लैंड भी हो सकती है और बिल्डिंग भी हो सकती है, एज कंसिडरेशन। सारी बातें जो हम रेंट ले रहे होते हैं, ये घर में आपको दे रहा हूं रेंट के ऊपर 50,000 के ऊपर, तो आपको कंसिडरेशन, आप लॉ तो पढ़ रहे हो, आपको बी लॉ वो भी आपको साथ ही पता है। अब मैंने आपको ऑफर की ये घर आप रेंट पे ले लें 1,00,000 रुपया पर मंथ के लिहाज से, आपने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने कहा था ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो प्रॉमिस बनती है, और प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? वो जो 1,00,000 रुपया, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? वो घर। इसका मतलब जो मैं आपसे 1,00,000 रुपया रेंट ले रहा हूं, वो इस घर को आपको रेंट पे देने का, यानी कि आपके लिए कंसिडरेशन क्या थी? घर। और मेरे लिए क्या है? वो 1,00,000 रुपए। लेकिन ये 1,00,000 रुपए मैंने कंसिडरेशन किस चीज के लिए है? उस घर को रेंट पे देने की। बात समझ आ रही कि नहीं? बस वैसे अल्फाज उसने बोले, मैंने आपको बता दिया। तो लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन, वो क्या कर रहा हूं? रेंट रिसीव कर रहा हूं मालिक, लैंड और बिल्डिंग का उसको कंसिडरेशन के तौर पे फॉर द यूज और जारी बात है, बंदा जब किसी को कोई चीज रेंट पे देता है, लैंड एंड बिल्डिंग, या तो यूज के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए। एक प्लॉट है, वो क्या वहां पे रहायश इख्तियार करेगा प्लॉट पे? उसको यूज करेगा, पार्किंग कर लेगा वहां पे, कुछ इस तरह का मामला है। ऐसे मान लो कि अगर प्लॉट साथ वाला खाली होता, तो शायद हम वो भी रेंट पे ले लेते। किस लिए? ताकि हमारी गाड़ियां मोटरसाइकिल वहां पे पार्क हो जाती। तो ये जो लैंड और बिल्डिंग हम रेंट पे लेते हैं, या तो कोई यूज कर रहा होगा या क्या करेंगे, वहां पे रहेंगे, रहायश होगी, या किसी और तरीके कोई काम हमने उसको यूज करना होगा। आर द राइट टू यूज ए कॉपी, अच्छा ऑक्यूपाई। अच्छा बात का देखो, अगर मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ले ली है, चलो इसकी मैं एग्जांपल नहीं देता, साथ वाली बिल्डिंग की एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हमने 1 साल उसको लेकर खाली रखा और उसका रेंट पे करते रहे। देखो मेरे मालिक ने अज्यूम कर लो कि ये बिल्डिंग हमने रेंट पे ले ली साथ वाली, क्योंकि किसी और को दे देता, वो हमें ना मिलती। तो हमने वो बिल्डिंग साथ वाली रेंट पे ले ली आज से 1 साल पहले। जब वो रेंट पे ले ली, तो मेरे बच्चे अब खुद सोचो, क्या हम जब वो रेंट पे हमें दे दी, अगर हम वहां पे नहीं कोई एक्टिविटी कर रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम रेंट पे नहीं करेंगे। रेंट तो हम साल से पे करते आ रहे हैं। हमारे पास राइट टू ऑक्यूपाई तो आ गया था ना, हम उसको ऑक्यूपाई करते, यूज करते या ना करते, वो हमारी मर्जी। तो ये नहीं कि जब हम किसी को रेंट पे दें, जब तक वो शिफ्ट ना हो तो रेंट नहीं आपने चार्ज करना।
जब आपने किसी को बिल्डिंग रेंट पे दे दी यूज के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए, वो यूज करे या ना करे, ऑक्यूपाई करे या ना करे, आप रेंट मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब आप बिल्डिंग को किसी को दे दिया, राइट टू ऑक्यूपाई का मतलब क्या है? वो कब्जा उसको दे दिया, ये ले पकड़े आप, उसको यूज करे या ना करे, राइट उसको मिल गया है उसको इस्तेमाल करने। द लैंड और बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट, और रेंट में साथ ही क्या शामिल होगा? फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड आर ए बिल्डिंग। लेकिन ये जो फॉरफिटेड डिपॉजिट होंगे सिर्फ और सिर्फ, और भी बहुत कुछ जब्त कर सकते हैं, जो मर्जी जब्त करते रहो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ना कि अक्सर लोग क्या करते हैं, हम किसी को सिक्योरिटी देते किसी भी मालिक मकान को, वो हमेशा जब्ती करते हैं, हमें वापस करते हैं। इतने इतने बेशरम बेहया लोग हैं, वो कभी सिक्योरिटी वापस करते हुए उनको मौत पड़ती है। तो कहने का मतलब कि जब हम किसी को सिक्योरिटी दे देते हैं, वो पता नहीं कितनी अमाउंट से बेचारे टेनेंट की जब्त कर रहा हो, लेकिन याद रखना ये जो फोरफिटेड डिपॉजिट है ये वही है आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे जो घर और उस लैंड और बिल्डिंग को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, और वो बंदा जो बायर है वो सेल करने से वो परचेज करने से मुकर गया हो, वो जो पैसा आपने जब्त किया है सिर्फ वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। क्या रखोगे? कोई लैंड और बिल्डिंग अगर आपने उसको सेल करने का जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर उस बंदे ने उसको परचेज करने से मुकर गया, उसकी जो आपने पैसे जब्त किए होंगे वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही ट्रीट होंगे। अच्छा, इस साल में हो सकता है सिर्फ, अच्छा जस्ट एग्जाम्पल, मैंने अपनी कोई, मेरी 3 बिल्डिंग्स हैं, मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे नहीं दी हुई, मतलब सोचिएगा मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे नहीं दी हुई, लेकिन एक बिल्डिंग को बेचने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने मुझे कुछ एडवांस दिया था, 1 करोड़ रुपया पैसे दे दिए थे, बाद में वो मुकर गया, मैंने वो 1 करोड़ रुपया जब्त कर लिया, मेरी कोई बिल्डिंग रेंट पे नहीं। मुझे बताओ इस साल में मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी? बिल्कुल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी चीजें हैं? 3, और उसमें फोरफिटेड डिपॉजिट भी था, सर वो तो आएगा। ये ना कि माशाल्लाह आप कहेंगे रेंट तो है ही नहीं, ये या उस बिल्डिंग को रेंट पे देना भी जरूरी था, फिर उसको सेल करने की बात हो रही होती, ये बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? तीनों चीजें अलग-अलग है। हाँ, एक जो एडजस्टेबल एडवांस और नॉन एडजस्टेबल एडवांस है वो रेंट के साथ जुड़ा हुआ, जिसको आपने रेंट पे दिया है वही बंदा आपको क्या कर रहा होगा, एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी देगा, और बताएगा पेपर के अंदर बड़ा वाजा करके कि ये एडजस्टेबल एडवांस है या नॉन एडजस्टेबल, तो हमने उसी तरह उसको ट्रीट करना। क्या रखेंगे मेरे बच्चे? कह रहे वेयर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट। अब अगली बात भी देखो, अजीम कर लो मिस्टर ए, उसका ये घर है, किराए पे देना चाह रहा है, उसके पास आया मिस्टर बी। मिस्टर बी भैया उसका निकला दोस्त, उसका क्लास फेलो निकला। अब इस घर का जो रेंट था, अच्छा हर घर का अपना जो फेयर मार्केट रेंट होता है ना डिफरेंट होता है, क्योंकि हर घर की अलहदा वो होते हैं मामला। अब ये इस घर का जो रेंट है, इसके साथ वाले घर का रेंट, ये नहीं कि दोनों के सेम ही है, देखा जाएगा कि किस तरह का बना हुआ है, कितने पोर्शंस हैं, क्या है, तो उसमें बड़ा सारा कुछ होता है। तो याद रखना हर घर का जो रेंट हो, ये फेयर मार्केट रेंट तो है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं देखते, याद रखोगे। इवन देन अगर वो ये कहे ना, अच्छा इस घर का रेंट है 50,000, साथ वाले घर का रेंट है 60,000, तो इसका भी 60 होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में ये है ना, हर घर का अपना फेयर मार्केट रेंट होता है, वो भी टैक्स वाले डिटरमिन करते हैं। ये डीसी रेट्स होते हैं, तो वो मेरे डिटरमिन कर रहे होते हैं कि इस घर का फेयर मार्केट रेंट क्या है और चार्ज कितना हो। हर घर का अपना यूनिक फेयर मार्केट रेंट होता है, या इसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं, कि अगर इसको हम उस पे दें रेंट पे, तो उसका जो रेंट निकलेगा यानी कि सालाना वो कितना बनता है, ये टैक्स वाले डिटरमिन करते हैं। याद रखेंगे इस बात को थोड़ा बहुत, पक्की बात, क्योंकि इस तरह का उसने सवाल दिया हुआ था, जब पास पेपर करेंगे फिर आपको नजर आ जाएगा। चलिए फिर इधर आओ। अच्छा हुआ क्या, इसका दोस्त निकला मिस्टर बी, इसने वैसे इस घर का जो रेंट बनता था वो बताएगा आपको पेपर में, इसका रेंट बनता था 60,000 पर मंथ, लेकिन क्योंकि सामने दोस्त था उसने 50,000 पर मंथ के ऊपर रेंट पे दिया, जो एक्चुअली रेंट मेरे बच्चे दिया उसको 50,000 पर मंथ पे दिया, लेकिन उस घर का जो फेयर मार्केट रेंट था वो कितना था, 60,000। अब मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना रेंट जाएगा? टैक्स वाले अब पहले कानून पढ़ लो, कानून फिर आप हम देखेंगे। कहता वेयर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट, कहता जो आप रेंट ले रहे हो वो कम हो फेयर मार्केट रेंट से, द पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड द फेयर मार्केट रेंट। हम यही समझेंगे आपको फेयर मार्केट रेंट ही मिल रहा है, क्योंकि वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार आपका है, टैक्स वाले कहते हैं हमारा थोड़ी है। तो हम तो उसका जो रेंट चार्ज करेंगे किस लिहाज से करेंगे, जो मार्केट में बनता हो। तो याद रखना अगर कोई बंदा मार्केट रेट से कम पे किसी को रेंट पे देगा, तो टैक्स वाले किस पे उसको रेंट जो चार्ज करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
तो रेंट मेरे बच्चे फेयर मार्केट के ऊपर ही होगा। हाँ, अगर ज्यूम कर लो इसका फेयर मार्केट रेंट है टैक्स वालों के नजदीक 60,000, इसने क्या किया, एक मासूम बंदा आया बेचारा, दोस्त तो नहीं, मासूम है, उस मासूम को इसने 80,000 पर मंथ के लिहाज से रेंट पे दे दिया। अब क्या होगा, अब जो एक्चुअली ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं भाई तेरे घर में पैसा आ रहा है ना, हमें तो उससे लेना देना है। बात समझा रहे हो कि नहीं? यानी कि फेयर मार्केट रेंट आर एक्चुअल विच एवर इज हायर, फेयर मार्केट रेंट आर एक्चुअल विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हाई होगा वो हम यूज किया करेंगे। बात समझा रही है मेरे बच्चों? कहता है रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट, तो फिर द पर्सन शैल बी ट्रीटेड, यानी कि जो टेनेंट है, जो मालिक है, सॉरी ऑनर है, हम समझेंगे उसको जो मिल रहा है रेंट वो कौन सा मिल रहा है, फेयर मार्केट रेंट। ये लेट ऑन मैंने अभी आपको बताया, इसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। ये फेयर मार्केट रेंट का दूसरा नाम क्या है, एनुअल लेटिंग वैल्यू, ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू। ये टैक्स वाले डिटरमिन करते हैं, इसको फेयर मार्केट रेंट बोल देता है अगर बहुत बड़ा वो हो मामला, कहीं कहीं खुदा ना खासा इस तरह का लफ्ज ना बोल दे। एनुअल लेटिंग वैल्यू यानी कि इसको अगर हम रेंट पे दें तो सालाना हम कितना कमा सकते हैं इससे रेंट, तो वो टैक्स वाले डिटरमिन करते हैं, तो वो फेयर मार्केट रेंट के लिहाज से मेरे, फिर उसको हम एनुअल लेटिंग वैल्यू को डिटरमिन वो करेंगे, फेयर मार्केट लेंगे। यानी कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू ना दी हो, एनुअल लेटिंग वैल्यू दी हो, तो वही हमारे लिए क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है, इन दोनों में से जो हाई होगा वो क्या होगा, हमारा रेंट होगा। समझ आ रही है? पक्की बात है मेरे बच्चों? अच्छा, इन चीजों को हम इतनी दफा रिपीट करेंगे, जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे फिर रिपीट हो रही होंगी, जब ये खत्म होगा ना तो आपको एमी इच्ची बिच्ची सारा कुछ इसका आता हो सादा अल्फाज, ये हो नहीं सकता कि वो चीज ना आती। ले बेटा, ये चीज मैं अभी आपको छुड़वा, होएवर इसको आपने लिख देना है। ये हमारा मेरे बच्चे एक्चुअली जो टॉपिक है ये बड़ा शदीद लिंक है चैप्टर नंबर 5 के साथ, सैलरी के साथ। तो जब हम सैलरी पढ़ेंगे मेरे बच्चे, तो सैलरी के अंदर ये जाके आपको कवर करवाया जाएगा, क्योंकि अभी मैं जितना मर्जी खप लूं ये आपको समझ नहीं आता। सेल्फ हायरिंग, बस इसमें एक इतना बता देता हूं अभी कि सेल्फ हायरिंग का मतलब क्या है। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये CFE कॉलेज, ये मिस्टर ए इसका एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय। अच्छा, CFE ने जब मिस्टर ए को इसके साथ कांटेक्ट किया था एम्प्लॉयमेंट का, तो मिस्टर ए को CFE ने कहा था कि सर हम आपको फ्री अकोमोडेशन भी देंगे, घर भी देंगे आपको रहने के लिए। अच्छा, मिस्टर ए खुद भी लाहौर में रहता है, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ CFE के साथ कि इसको CFE घर भी देगा। अच्छा, ये इसकी मान लो कि CFE कहीं, वैसे मैं कह रहा हूं, अब इसको ये है कि CFE पता नहीं कहां पे घर दे देगा, और ये इसका अपना घर है, ये एक उसका अपना घर है। अब इसको ये डर है CFE पता नहीं किस कोने खुदरे में जाके घर दे दे। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने CFE को आगे कहा कि सर वो आपने घर देने का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना हमारा, वो क्या किया उसका, कहते वो ढूंढ रहे हैं यार, जैसे मिलता है इंशाल्लाह वो दे देते हैं। कहते सर मेरे पास एक ऑप्शन है। कहते क्या ऑप्शन है? कहते सर आप घर ढूंढ रहे हैं ना, वो खरीदना थोड़ी रेंट पे लेना है ना आपने, वो रेंट पे लेके किसको दे देना आपने, मुझे दे देना। सर आइए जरा आपको एक घर दिखाता हूँ। सर ये मेरा घर है, सर इसको आप क्या कर लो, इसको आप मुझसे रेंट पे ले लो। अब ये जो होगा एम्प्लॉय अपना घर किसको रेंट पे दे रहा होगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर को रेंट पे दे रहा होगा। अब एम्प्लॉयर फिर क्या करेगा, वही घर इसको वो अकोमोडेशन के तौर पे वापस दे देगा। इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग, यानी कि अपना ही घर वो बंदा खुद हायर कर रहा है, खुद मान लो कि उसको दोबारा रहने के लिए उसमें वो कर। तो ये मेरे बच्चे इसमें सैलरी में भी कुछ जाना है, इसमें इनकम, देखो ये तो ये मालिक है, उसने अपना घर एम्प्लॉयर को रेंट पे दिया है, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। और वो जो एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय को एक बेनिफिट दिया है, और ये जो बेनिफिट है मिस्टर ए जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में भी ऐड होना है, क्योंकि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है उसकी सैलरी में ऐड होता है। ये घर का मिलना ये क्या है, एम्प्लॉय को बेनिफिट है। लेकिन मेरे बच्चे अब रौला ये होना है कि फेयर मार्केट रेंट या एक्चुअल रेंट। तो जब तक हम वो नहीं ना पढ़ेंगे सैलरी, तो फिर जब मैं सैलरी का आपको ये पॉइंट पढ़ाऊंगा, मैं सीधा आपको यहां पे ले आऊंगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर, कि चलो भैया एक पॉइंट हमने छोड़ा था वहां पे, अब उस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। तो इस पॉइंट को अभी आपने रोक के रखना है। बच्चे देखो, पेपर में पूछेगा जो रेंट चार्ज किया जाता है, जो टैक्स वालों के नजदीक जो रेंट चार्ज होता है वो होता है हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट आर एक्चुअल विच एवर इज, यानी कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, ये रेंट आपकी इनकम में ऐड किया जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो कहेगा इसकी एक्सेप्शन बताओ, यानी कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जहां पे एक्चुअल रेंट ही आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, फेयर मार्केट रेंट चाहे क्या हो, हायर हो।
दोबारा बता रहा हूं, हमने अभी एक लाइन ऊपर पढ़ी कि रेंट कौन सा ट्रीट किया जाता है सर, एक्चुअल या फेयर मार्केट, जो हायर, फार्मूला क्या है हायर, लेकिन एक जगह पे एक्चुअल ही आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगा, लेकिन किस सूरत में, जब सेल्फ हायरिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, वहां पे हम फेयर मार्केट देखते ही नहीं, यानी कि इसकी एक्सेप्शन है। ये क्या है, होएवर का मतलब क्या है, एक्सेप्शन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये एक्सेप्शन है। अभी हम इसको पढ़ेंगे तो बाद में, अगर इसको उठा के वो सवाल बना देगा ऊपर की लाइनों को, इसका क्या है, इसकी एक्सेप्शन बताओ 2 नंबर की, एक्सेप्शन हम बताएंगे कि जहां पे कोई क्या हो रहा हो, सेल्फ हायरिंग और प्रॉपर्टी हो रही हो, तो फिर वहां पे एक्चुअल रेंट ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड किया जाता है। लेकिन अभी इसको वेट कर लो पहले। कहता है कि वेयर एनी अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड बाय द पर्सन फॉर द लीज ऑफ ए बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे एक पॉइंट इसको अलग रखना है आपने, आई कैप की किताब वालों, इसको आपने अलग रखना है, क्योंकि बाकी 100 की किताबें तो उसको अलग खुद ही कर देती हैं, लेकिन आई कैप की किताब वालों ने इस पॉइंट को अलग रखना है। अब इसको जरा देखिएगा मेरे बच्चों, मिस्टर ए, ले बेटा, मिस्टर ए, मिस्टर ए की मेरे बच्चे, उसके पास है ये एक फैक्ट्री, फैक्ट्री तो जमीन पे बनी होती है ना, बिल्डिंग भी होती है उसकी, फैक्ट्री की बिल्डिंग भी तो होती है ना, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर है प्लांट एंड मशीनरी। मिस्टर ए ने क्या किया, ये बिल्डिंग थी विद प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि फैक्ट्री है सादा अल्फाज में, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें प्लांट एंड मशीनरी भी हो। मिस्टर ए ने इस बिल्डिंग को मिस्टर बी को 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से रेंट पे दे दिया। कहता अब इसका क्या करना है, क्या ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा? कानून कहता है अगर किसी बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी भी हो, तो ये बिल्डिंग अगर हम किसी को रेंट पे देते हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी भी हो, अगर ये हम किसी को रेंट पे देते हैं, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। वो तो मालिक ही हुई, सारी बात है, वो तभी तो रेंट पे दे रहा है उसको। यानी कि मिस्टर ए ये मालिक है इसका, और इस बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी, सादा अल्फाज में ये फैक्ट्री है। अगर उस फैक्ट्री को कोई बंदा रेंट पे दे रहा हो, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होती। बस ध्यान रखना, बस एक छोटी सी बात है, जब वो बिल्डिंग रेंट पे दे रहा होगा, ध्यान रखना कि बीच में प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं। अगर तो प्लांट एंड मशीनरी हुआ, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 4 हेड्स हमारे मेन है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इन जो इनकम कोई बंदा कमाए, इनमें फॉल ना करे, वो कहां पे जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, जब इन हेड्स को आप पढ़ रहे होंगे ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की मेजोरिटी इनकम्स का आपको पहले ही पता होगा जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाओगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अलग बताएगा अपने अंदर, जब हम वहां पे पढ़ेंगे ना चैप्टर, ये जितनी इनकम है यहाँ पे देखो, अभी तक 2 इनकम आपको पता चल गई जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। कौन कौन सी बोला? अगर एक बंदा एक घर रेंट पे लेके आगे रेंट पे देके बैठा हो, वो उसकी किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यानी कि ये घर में रेंट पे लेकर बैठा हूं और मैं आगे किसी को रेंट पे दे दूं, मैं मालिक तो नहीं, तो मालिक नहीं हूं, तो अगर किराएदार घर को आगे किराए पे दे दे, तो वो जो किराया वसूल कर रहा होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये वहां पे लिखा नजर आएगा आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम शामिल है, और उसके बाद एक ये भी वहां पे नजर आएगी आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो चैप्टर वहां पे क्या होगा, अगर कोई बंदा अपनी बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी समेत रेंट पे दे रहा हो, तो वो क्या समझेंगे। अच्छा, अब पेपर में पता क्या करता है, वो आपको देता है धोखा। ये लाइन जरा दोबारा पढ़ो यहां तक, ये ऊपर की लाइन यहां तक दोबारा रीड करो। अच्छा, इससे आगे भी चाहे पढ़ लो, क्या उस प्लान एंड बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग हम प्लान एंड मशीनरी समेत दे रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड मजीद कोई बात की हुई है यहाँ पे? कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही। अब आई कैप का सवाल देखो, आई कैप क्या करेगा आपके साथ, क्या कहेगा, मिस्टर ए ये बिल्डिंग, इसमें प्लांट एंड मशीनरी, ये मिस्टर ए मिस्टर बी को रेंट पे देने जा रहा है। मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ तय करता है बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपया पर मंथ लेदा, और प्लांट एंड मशीनरी का रेंट 50,000 पर मंथ अलहदा। अब बताओ क्या करना है। लाइनें तो ऊपर आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली होंगी। अब वो कहता है कि बिल्डिंग उसने दी है 1 लाख पर मंथ, और प्लांट एंड मशीनरी जो इसके अंदर है
उसका रेंट लहदा बता रहा है वो पेपर में 50,000 पर मंथ। अब क्या करेंगे? हैं? दोनों ही अदर सोर्स में। देखो मेरे बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो रेट आपको रेंट चाहे लहदा लहदा बता दे। कहता जब जिस बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी होगा, उसको जब भी रेंट पे दे रहे होंगे, वो चाहे वो इकट्ठा प्लांट एंड मशीनरी समेत रेंट तय कर लो, चाहे लहदा लहदा तय कर लो, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सिर्फ आपको धोखा दे रहा था, कहीं आप धोखे में आ जाए, ये लाख रुपए आप उठा के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? पक्की बात है? अगर रेंट लहदा रेंट दोनों का, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का लहदा दे भी दे, कंफ्यूज होने की लोड़ तो नहीं। क्या करेंगे? सारे का सारा फिर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाएगा। कहता प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज। अच्छा, अब ये अलग मामला है। अच्छा, मेरा ख्याल है मोस्टली आप में से कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, और जब हम अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, इसका ये हॉस्टल है, इसका ये हॉस्टल है मेरे बच्चों, इसने स्टूडेंट्स को रेंट पे दे रखा है इस हॉस्टल। अच्छा, जब ये रेंट पे दे रखा है आगे बच्चों को या किसी को रेंट पे दे रखा है, तो साथ ही मिस्टर ए ने उसको ये भी कहा है कि भैया देख, इस बिल्डिंग की ये खसूसियात है, इसमें सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी है, पूरा एक गार्ड भी है, इसमें मैंने वाईफाई का बंदोबस्त भी कर रखा है, इसमें मैंने लॉन्ड्री की सर्विसेज भी हैं इसके अंदर ही, इसमें सफाई सुथराई का भी पूरा निजाम मैंने बंदोबस्त कर रखा है? तो ये सारी सहूलतें भी हैं साथ। इन सहूलतों का भी देखो, आप मुझे देंगे 1 लाख रुपया रेंट, लेकिन इस 1 लाख रुपए में मैं 20,000 रुपया इन सर्विसेज का भी चार्ज कर। इसका नाम क्या होगा? अमेनिटीज एंड यूटिलिटीज। देखो, मिस्टर ए मिस्टर बी को मान लो, चलो इन बच्चों को कह लो, या मिस्टर बी को रेंट पे दे रहा है ये बिल्डिंग, लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी को बिल्डिंग रेंट पे देते हुए क्या कह रहा है? सर 1 लाख रुपया होगा। इस 1 लाख रुपए के रेंट के अंदर जो 20,000 रुपया है वो किसका है? इन सर्विसेज का। अब देखो, इन सर्विसेज को इसका मतलब ये सब्सिडी भी बेच रहा है कहीं ना कहीं, रेंट के साथ ये भी तो शामिल है। और ये जो 20,000 की सब्सिडी शामिल है उसके अंदर, ये वो बिल्डिंग का रेंट तो नहीं है। देखो, बिल्डिंग का रेंट उसने तय किया 1 लाख, लेकिन साथ उसने कहा कि ये 1 लाख इसलिए है, इसमें 20,000 किसका है? ये अदर सब्सिडी, यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज। भाई ये बिल्डिंग का रेंट तो नहीं है, ये तो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे कानून बीच में आ गया। कानून कहता है बिल्कुल, इस 1 लाख रुपए में अगर ये 20,000 इनका भी शामिल था, 20,000 इनका भी शामिल था, तो 80,000 रेंट है और 20,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कितनी इनकम आ गई आपके पास अदर सोर्स? तीसरी, अभी तक तीसरी। बात समझ आ रही है? कौन कौन सी बोला? अगर पहले नंबर पे अगर एक टेनेंट घर को आगे किराए पे दे दे, दूसरा हमने डिस्कस किया अगर कोई बंदा बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी समेत किसी को रेंट पे दे दे, तीसरा हमने डिस्कस किया अगर जब कोई बंदा बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रहा हो और उसमें कुछ अमेनिटीज यूटिलिटीज की भी अमाउंट शामिल हो, वो जो अमेनिटीज यूटिलिटीज की अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, उसको रेंट का हिस्सा नहीं बनाना। लेकिन इसको ये ना हो कि सारे का सारा उठा के अदर सोर्स में ले जाए, जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग वो था ना प्लांट एंड मशीनरी, और वहां पे ये शक पड़ रहा है इस तरह, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं किया है? देखो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं करना आप। जो देखो कानून वहां पे आपने अकल अकल लड़ानी नहीं। अगर आप अपनी अकल के लिहाज से सोचेंगे ना, सत्यानाश हो जाएगा। कानून जज्बात नहीं देखता, वो अपने मालिकों के मफाद देखता है, बनाने वालों का। जिस बंदे ने कानून बनाया उसने अपने मफाद के लिहाज से बना रखा। गवर्नमेंट अपना मुफाद देख रही है, बनाने वाले अपना मुफाद देख रहे होते हैं। खैर, ले बेटा, चलो आ गया सवाल। एक्सरसाइज, अगर आई कैप की किताब है किसी के पास तो बेटा उसकी तरफ देखो, अगर इस किताब में है तो इट्स ओके, लेकिन अदरवाइज तो कोई भी देख लेने। अदरवाइज ये सामने तो है ही है ना भाई, कॉन्सेप्ट ही है ना। और डाउनलोड सॉफ्ट भी तो होंगी आपके पास आई कैप की किताब, जो मर्जी यूज करें, लेकिन सॉफ्टवेयर तो रख लेना कम से कम, इतनी नफरत भी अच्छी नहीं हुई। लेवड़ा कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन, अब पेपर में ध्यान से रखना, आज के दौर में डिस्कस करना इस तरह की चीजें आई कैप को बड़ी पसंद है। वो कहता है ये नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको इनके ऊपर डिस्कशन कर। अब तो फाइनल लेवल के ऊपर भी डिस्कशन ज्यादा होती है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है ना, ज्यादा कैलकुलेशन के चक्करों में नहीं डालता। वो कहता है सिर्फ आपकी अकल ज्यादा चेक करनी है। अब तो फाइनल की अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग का जो पेपर है बीएफडी, उसमें ज्यादा डिस्कशन करवाता है। अपने अल्फाजों में लिखकर बताएं यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें कैलकुलेशन कर करके ना दो, क्योंकि कैलकुलेशन इंसान ने करनी नहीं आगे, वो मशीनें कर रही है। बस आपकी अकल चेक की जा रही है कि आपकी अकल किधर को जा रही है। तो शायद आहिस्ता आहिस्ता आगे एक वक्त आ जाएगा प्लस माइनस वाला मामला पेपरों में से खत्म हो जाएगा, सिर्फ इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, डिस्कस करें। और अच्छे खासे ये सवाल हैं वो डिस्कशंस के यहाँ पर अकाउंटिंग के में भी। यही चैनल खैर वापस
कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इनको इकट्ठा नहीं करना आपने, हर इंडिपेंडेंट सिचुएशंस को जो नीचे मेंशन की हुई है, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करनी है। चलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा वो, हर सिचुएशन को लेकर रखना, लेकिन कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे। द अमाउंट विच विल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब ये लफ्ज आम होना, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, और इसका मतलब क्या है? तीन चीजें, कौन कौन सी? रेंट, फॉरफिटेड डिपॉजिट और अनएडजस्टेबल एडवांस। एक चौथी चीज मैंने बताई थी लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, कौन सी बोला? साइनिंग अमाउंट। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना उसका जिक्र पेपर में आता है ना ही चैप्टर में आएगा। लो बेटा, और टैक्स ईयर कौन सा है? 2022। अब बताओ कहां से कहां तक होगा? 21 से 30 जून 2022। कहता है कि मिस्टर बिलाल रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ये पर मंथ देख लेना, पर मंथ है या वैसे एक पूरी फिगर दे दी उसने, पूरी फिगर दी होती, यहाँ पे 6 लाख रुपया कुछ ना बताया होता तो साल का था। तो 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर व्हेन द फेयर मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज ₹60,000 पर मंथ। बताओ भैया, अमाउंट कैलकुलेट करो जो रेंट चार्जेबल टैक्स में जाएगी। तो रेंट कितना जाएगा? 7 लाख। तो 60 को मल्टीप्लाई किया या 50 को? 60 को, क्योंकि विच एवर इज हायर। नेक्स्ट देखो, कहता ऑन अगस्त 2021 मिस्टर इस्लाम रिसीव्ड ₹3,45,000 एज रेंट फॉर लीजिंग आउट फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। अगस्त 2021 में मिस्टर इस्लाम ने 3,45,000 रिसीव किया है, उसने लीज, अच्छा लीज यहाँ पे टैक्स में मतलब है रेंट पे देना। कहीं पे भी हमारे टैक्स में लफ्ज लीज आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? लीज पे एसेट लिया, लीज पे एसेट दिया। टैक्स वालों के नजदीक क्या होता है? रेंट, रेंट पे लेना देना। ये नहीं कि इनकम प्रॉपर्टी वाला रेंट, वैसे ही, यानी कि समझ जैसा गाड़ी रेंट पे लेते हैं ना, यहाँ पे ये नहीं बोलेगा गाड़ी रेंट पे ली, वो बोलेगा गाड़ी आपने लीज पे ली, याद रखें। और ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, यहाँ पे टैक्स वालों की इसकी कोई तमीज नहीं होती। अकाउंटिंग वालों को पता होता है, लेकिन टैक्स वालों को, ये बड़े सादे से लोग हैं। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे ना, वो आपके सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को कहेंगे हम नहीं मानते, मोस्टली अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को। वो आपकी डेप्रिसिएशन को नहीं मानते हैं, वो बड़ी सारी चीजों को कहेंगे सारे इनको नहीं हम मानते, हमारे वाली डेप्रिसिएशन लो। इसलिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, टैक्स वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनते हैं, वो ये वाली यूज नहीं करते जो जनरल पर्पस है। एफबीआर वालों की वो अलहदा होती है, क्योंकि उनकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस सारा कुछ जो भी है, जो आपके आखिर में प्रॉफिट वगैरह आ रहे होते हैं, उसमें कुछ और खर्चे लेस करने की इजाजत होती है, कुछ नहीं होती, कुछ और मामला होते हैं वहां। तो उनका पीएनएल कह रहे हैं, बैलेंस शीट तो उन्होंने कुछ नहीं करनी होती, पीएनएल प्रॉफिट से लेना देना होता है उनका, टैक्स उन्होंने प्रॉफिट पे लगाना। उनका जो पीएनएल है वो अलहदा बनाया जाता है। समझ आ रही? तो ये कहां पे जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्यों वाला? सर वो लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन अगर वो वही बात करता कि इस 3,45,000 में से 1,45,000 प्लांट एंड मशीनरी का है और बाकी जो 2 लाख रुपया है वो बिल्डिंग का है, तो फिर भी वहीं पे जाना, फिर भी वहीं पे जाना। किसी ने 2 लाख भी बोला, कुछ लहरा भी किया, फिर भी सारा कुछ कहीं पे जाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लो बेटा नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एपीसी लिमिटेड ऑन द रेजिडेंशियल हाउस एंड हैज प्रोवाइडेड द सेम टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। इसको रहने दो मेरे बच्चों, ये हमने जाके मेरे बच्चे पढ़ना है सैलरी के अंदर, क्योंकि देखो ये चैप्टर नंबर 6 है, उसको लग रहा है कि पहले हम 5 पढ़ के आए हुए, जबकि हमने 5 अभी छोड़ा है। इसलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है बस, इसके अलावा कुछ छोड़ने वाला नहीं। ये भी उसी से रिलेटेड है जो भी हम छोड़ के आए थे, वो सेल्फ फायरिंग वगैरह वाला या कुछ चलता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी रहने दो। कहता है कि 1 जुलाई 2021 मिस्टर हमजा रिसीव 2 years एडवांस रेंट ऑफ ₹1.5 million। तो 1.5 million उस ये अमाउंट मिली उसको, 2 साल का ये एडवांस रेंट है। तो 2 साल का, यानी कि देखो 1 जुलाई को उसने क्या कर दिया, 15 लाख रुपया आपको दे दिया, इस साल का भी और अगले साल का भी एडवांस। 2 साल का मतलब क्या, ये 1 जुलाई को दिया ना, इस साल का भी शामिल है पूरा ही, जिसके हम वो क्या कर रहे हैं 2022, जो टैक्स 2022 है हमारा, ये उसका भी है और उससे अगले का भी है। 2 साल का एडवांस में रेंट पकड़ा दिया उसने 1 जुलाई को, तो कितना जाएगा उसके उसमें? तो बाकी क्या होगा? ये क्यों बोला? अक्रूवल बेस पे करते हैं ना सर, अक्रूवल बेस पे। अगर ये कैश बेस पे होता तो मिल गया था सारे का सारा, और ये कहां पे होगा वाला? सैलरी में, कुछ और जगहों पे भी होगा, वो अगले साल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन 2023 का टैक्स ईयर 2023 22 में आधा। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा,
कहता है कि मिस्टर उस्मान ऑन्स 75 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मीरपुर। समझ तो आ गई होगी आपको। He did not cultivate the land himself, वो खुद नहीं उगाता उस पे कुछ भी। And during the taxes those are received annual rent of rupees 2 लाख, सॉरी 2.5 बिलियन, 25 लाख। यानी कि एनुअल रेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ठेका लिया उसने 25 लाख का फ्रॉम द टेनेंट कल्टिवेटिंग द लैंड। वो जो टेनेंट है, जो ठेकेदार है, जो भी, तो वो वहां पे जमीन को कल्टिवेट कर रहा है, वो वहां पे उगा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, अगर आपकी जमीन हो, आप खुद कल्टिवेट करो, उगाओ, उस पर जो उगाओगे वो आपकी इनकम वो होगी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वो एग्जेम्प्ट होगी। खुद उगाओ तब भी एग्जेम्प्ट। अगर आप क्या कर लो, उस जमीन को किसी को रेंट पे दे दो, तब भी वो जो आप रेंट ले रहे हो, आपका रेंट भी एग्जेम्प्ट। वो बंदा वहां पे कास्ट कर रहा है, उसकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर आ रही होगी, वो भी एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट, लेकिन आप टैक्स लग गया है जो भी है, लेकिन लग तो गया। आपके सिलेबस में टेस्ट नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं फिलहाल। जब आगे देखेंगे आपके सिलेबस में कुछ ऐड करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वैसे भी उसकी कोई डिस्कशन है नहीं एग्रीकल्चर की, या कहीं पे जिक्र आ जाता है बस ऐसे, और तो कुछ भी नहीं, टॉपिक तो कोई भी नहीं। तो बेटा ये समझ आ गई आपको अभी तक की बात है, कोई दिक्कत? लो बेटा, छोटी छोटी बातें, इसको भी देखते जाओ। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, मान लो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों इस घर के मालिक हैं, घर में मालिक हैं। हुआ क्या कि इन्होंने इस घर को किसी मिस्टर सी को 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से रेंट पे दे दिया, और पता है हमें ये दोनों इस घर के आधे आधे मालिक हैं। तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब किसी प्रॉपर्टी के कोई लैंड एंड बिल्डिंग के कोई ज्वाइंट ओनर्स हो, इनको लफज हम को ओनर भी कहते हैं। अगर कोई आप बी लॉ पढ़ रहे हो तो इंशाल्लाह जाके वहां पे डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे, इसका पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 11 के अंदर, कि पार्टनर्स और को ओनर में क्या फर्क होता है। क्या हुआ? आगे होगा, कहीं गया कहीं नहीं। इसके 2 पेज हैं तो है, होगा तो सही ना बीच में। हाँ, ये ना समझे कि इसमें है नहीं कुछ भी। देखो फिर समझ के पढ़ना, रीड रूड करके करवाना हो तो फिर तो मैं करवा के गुजर चुका होता। बेटा कुछ चीजें पास आई के पास पेपर को अभी मैं बता दूंगा, तो जब करेंगे आसानी हो जाएगी। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ पास पेपर के लिहाज से भी तो पहले ही देखा होता ना कि ये पास पेपर इस तरह पूछता है क्या, तो थोड़ा सा टाइम लग भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी जल्दी सिलेबस खत्म कर दिया आपने, क्या टैक्स भी लाओ के साथ ही खत्म कर दिया, इसलिए तो 5-10 दिन इसको आगे लेके जाना, ताकि इसकी कदर महसूस हो आपको टैक्स। ले बेटा, अगर कोई बंदा, अगर कुछ लोग मिलकर किसी प्रॉपर्टी के मालिक को ओनर्स हो, इनको लफ्ज क्या बोलेंगे? कॉर्नर्स। ये प्रॉपर्टी के होते हैं कॉर्नर्स, तो याद रखना बिजनेस के कॉर्नर्स नहीं होते। अगर बिजनेस हो उसमें पार्टनर ही होते हैं, बिजनेस में एक्सेप्शन में होते हैं कॉर्नर्स, वो यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं आएगा। तो वहां पे मैं जाके पार्टनरशिप में आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 11 में, कि अगर कोई बंदा मर जाए, उसकी प्रॉपर्टी चली जाए उसके बच्चों के पास, कारोबार चला जाए बच्चों के पास, और बच्चे वो कारोबार करें, उससे कमा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, अगर जो बिजनेस भी है, बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, प्रॉफिट सारा कुछ होता है, लेकिन वो आपस में पार्टनर नहीं होते, कॉर्नर होते हैं। सिर्फ वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज बिजनेस में पार्टनर होते हैं, कभी कॉर्नर नहीं होते। ये प्रॉपर्टी में, कारों इशारों में, इस तरह की चीजों में, घरों में, प्लाट में, इस तरह की चीजों में लोग क्या होते हैं? कॉर्नर। किसी ने मिलकर भैंस खरीद ली, कट्टा खरीद लिया, जो भी है मिलकर, तो इस तरह की चीजों में अगर कारोबार ना हो, कोई कहीं पे मिलकर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? कॉर्नर्स, सादी सी बात। लेकिन वो भी कॉर्नर ही होते, वो भी पार्टनर नहीं होते। ले बेटा, अच्छा अगर तो कॉर्नर हो और उनका हिस्से का पता हो, एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन हर एक बंदे के हिस्से का पता हो, तो जो रेंट हमें मिलेगा हर बंदे के हिस्से के लिहाज से उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एज ए रेंट ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? 1 लाख रुपया पर मंथ के लिहाज से रेंट पे गया तो 12 लाख बनेगा, तो 6 लाख रुपया मिस्टर ए की इनकम में चला जाएगा, रेंट में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और 6 लाख मिस्टर बी के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट के तौर पर चला जाएगा। मुश्किल बात तो नहीं, लेकिन वैसे रौला कहां पे होगा? अगर तो लहदा लहदा कोई मसला नहीं, ये लहदा लहदा का असूल पढ़ लो। कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन, जो भी है, यानी कि जो ऊपर पढ़ा आपने, सेक्शन याद नहीं रखने, कोई भी जो प्रॉपर्टी इज ऑन बाय 2 और मोर पर्संस एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन दैट प्रॉपर्टी आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, यानी कि हर एक बंदे का हिस्सा डेफिनेट और असर्टेनेबल। जैसे यहाँ पे ये 2 बंदे आपको नजर आ रहे हैं, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहे हैं दोनों के हिस्से का, इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, समझाने के लिहाज से। अगर ये नहीं कि उन्होंने इस तरह बिल्डिंग को लहदा लहदा किया हो, समझाने की बात हो रही है कि दोनों को अपने अपने हिस्से का पता कि आधा आधा हिस्सा हमारा है। कहता है नेट रेंटल इनकम विल बी प्रोपोर्शनेटली एलोकेटेड टू ईच ओनर।
तो इसका जो मेरे बच्चे रेंट बनता होगा, खर्चे खुर्चे निकाल के जो रेंट बनता होगा, खर्चे भी होंगे रेंट में से लेस करने की इजाजत, आगे देखेंगे। तो नेट रेंट होगा वो हम क्या करेंगे, दोनों की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। ईच ऑनर विल पे टैक्स ऑन सच इनकम एज पर देयर एप्लीकेबल रेट्स। तो वो जो उस पर रेट लगेंगे उसका अपना मतलब। ये कहना क्यों चाह रहा है, मामला तब खराब होगा जब दो या दो से ज्यादा लोग एक बिल्डिंग के मालिक हों लेकिन उनके हिस्सों का ही ना पता हो कि किसका कितना हिस्सा है, तो फिर क्या हो। तो मेरे बच्चे जैसे होता ना कि बच्चे हैं, तो वालदेन की डेथ हुई, प्रॉपर्टी चली गई बच्चों के पास, अब उनको पता ही नहीं, अभी तक हिस्से नहीं डले कि किसका कितना हिस्सा है इसमें, उस घर के अंदर किसका कितना हिस्सा ज्यूम कर लो। और उन्होंने क्या कर दिया, मान लो कि ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, इनके पास ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, लेकिन इनको ये नहीं पता इस बिल्डिंग के हर एक बंदे का कितना कितना हिस्सा है। और इन्होंने क्या किया हुआ, इस बिल्डिंग को आगे रेंट पे दिया हुआ। अगर ऐसी बिल्डिंग जहां पे मलकियत का पता ना चल रहा हो कि कौन कितने का मालिक है इस बिल्डिंग के, और वो रेंट पे मान लो कि 1 लाख रुपए पर मंथ इसका रेंट है, तो कहते हैं फिर क्या करेंगे, फिर तो हमें पता नहीं चल रहा। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग होगी, ये जो बिल्डिंग होगी, ये जो रेंट वगैरह आ रहा होगा, इसको हम एओपी के तौर पे ट्रीट करते हैं। किसके तौर पे ट्रीट करते हैं, एओपी के। चैप्टर नंबर 12 थोड़ा सा छोटू सा चैप्टर है, आई मीन उसमें एओपी और इंडिविजुअल के बारे में कुछ बड़ी अच्छी बातें हो रही है। कभी भी दिल किया, जिस दिन मान लो कि बाहर बारिश हो रही होगी है, तो हम कहेंगे चल आज 100 की चीज पढ़ते हैं, तो चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। पकौड़ों का बंदोबस्त तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिलेबस बारिश के दिनों में भी जाना, जिस दिन बारिश हो रही हो कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। वैसे माशाल्लाह हम सोच रहे होंगे कॉलेज में जाएं भी क्यों, तो आपको सबको एक्सेस मिली हुई है। कोई एक आधा आ जाए जो करीब वाला बंदा, आगे कोई ना कोई तो सामने बैठा हो ना, तो घर बैठ के यूनिवर्सिटी उसको अटेंड कीजिएगा, स्कूल से उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आके बारिश के दिनों में घरों से नहीं निकलना। ले वापस आए मेरे बच्चों, कहता कि अगर ये बिल्डिंग, इसका ना पता चला हो कि हर एक बंदे का हिस्सा कितना है, फिर हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, एओपी। एओपी का मतलब क्या है, अलहदा से इंसान। टैक्स वालों के नजदीक अलहदा से इंसान, मतलब अब इस बिल्डिंग को हम इसके मालकों से अलहदा इंसान ट्रीट करेंगे और समझेंगे ये जो रेंट है ये मालकों का नहीं बल्कि इस एसोसिएशन पर्सन का है। और आगे जाके एसोसिएशन पर्सन के रूल पढ़ेंगे। जो पार्टनरशिप होती है, एओपी होती है, वो अपनी इनकम के ऊपर खुद टैक्स पे करती है, और टैक्स पे करने के बाद वो जो बच जाए वो क्या करती है, इन मालकों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेंट होगा ये किसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर होगी, मालकों की नहीं, एओपी। इसका मतलब मालिक इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। एक इनकम के दो दफा टैक्स थोड़ी होता है। जब एक इनकम को हमने ट्रीट कर लिया एओपी के तौर पे, उसको अलहदा बिल्डिंग हुई, अब वो बिल्डिंग क्या कर रही है, वो अलहदा से उसके ऊपर खुद टैक्स पे कर रही है, ज्यूम कर लो। यानी कि एओपी हमने सब लिया, सारे अरेंजमेंट को क्या सब लिया, एओपी है ये रेंट वाला जितना भी है। और वो क्या कर रही है, एओपी अपना टैक्स खुद पे कर रही है। जब टैक्स पे करने के बाद इसका हिस्सा इन मालिकों में डिवाइड होगा, वो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे क्या, वो अलहदा बात है, वहां पे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको। उनका आपस का मामला, टैक्स वाले कहेंगे लो फटो लड़ो उन्हें। रोड़ा तो ये है ना, टैक्स वाले कहते हैं तेनू कितना रेंट आया, कहते हैं सर मैनू की पता, ये मुझे कम दे रहे हैं फलाना, तो इसका मतलब पता नहीं चल रहा। टैक्स वाले कहते हैं पैसा हटते हो इधर हो, हम इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, एओपी। ये 1 लाख रुपया तो नहीं, इस एओपी का है, और उस एओपी को कहेंगे चलो ये तेरा रेंट है, इसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसके ऊपर पे करो। इससे टैक्स लेंगे, ऐप इन्होंने सामने फेंकणगे, जब अल्लाह माफ करे उसके सामने टुकड़ा फेंक देंगे, जो मर्जी करें आप, सर फाड़े, जो मर्जी करें। टैक्स वाले कहते हैं हम ये जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, टैक्स वाले बैठे हुए उनकी लड़ाई देख रहे हो, पहले ये तय कर लें आपस में किसका कितना हिस्सा है। कोई केस किया हुआ है, मुकदमा लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब मामला वहां पे अदालत में हो कि किसका कितना हिस्सा है। अब ये थोड़ी करेंगे कि बैठ के वेट करेंगे कि जब अदालत का फैसला आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 200 साल बाद, तब जाके हम देखेंगे इसका रेंट का करना क्या है। तो कहने का ये मतलब कि बेटा वो आपस में पहले ही लड़ रहे हैं, पता चल ही नहीं रहा किसका क्या है। तो हम कहते हैं कि ये तो पता नहीं किसका क्या है, आप आपस में चाहे लड़ते रहना, हमें एक दफा टैक्स दे दो इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि टैक्स तो तभी देंगे ना जब हमें पता चलेगा। कहते हम आपको ट्रीट ही नहीं करते, हम इसको लहदा से पर्सन ट्रीट कर लेते हैं, और ये जो रेंट है ये उस पर्सन का है, एओपी का, और वो एओपी टैक्स अपना खुद पे कर देगी। उसके बाद ये इनकम एओपी से किसके पास ले जाएगी, इनके पास, जो मर्जी करेगी, जिस मर्जी रेशो से जाए, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बात समझा रही मेरे बच्चों, थोड़ी बहुत। अब इसको देखिएगा, इसके अल्फाज सिर्फ देख लो। कह रहा है वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 इज ऑन बाय टू। अच्छा चले मैं थोड़ा सा वैसे ही बता दूं, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट डिस्कस किया है। यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे कुछ लोग किसी बिल्डिंग के मालिक हैं,
लेकिन उसका नहीं पता चल रहा कि कितना हिस्सा इनका है। हमने कहा कि फिर इसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे, एओपी, और जो रेंट होगा इसके ऊपर वो ये एओपी खुद टैक्स पे करेगी। समझा रहा हूँ थोड़ा सा एओपी की टैक्सेशन कैसे होती है। अच्छा, फिर जो बच जाएगा ना पैसा वो इनके पास जाएगा, जो जिस मर्जी उससे जा रहा हो। अच्छा, एक दफा हम इनकी इनकम में ऐड किया करेंगे इसको, उसके लफ्ज बोला करेंगे रेट पर्पज के लिए। रेट किसके ऊपर लगाते हैं, मतलब टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसका मतलब है सिर्फ इस इनकम को एक दफा रेट पर्पज के लिए ऐड किया करेंगे, फिर हम बाद में रेट जब हमें मिल जाया करेगा ना, फिर जो जिस इनकम के ऊपर वो रेट लगाएंगे वो वही होगी जो इनके हिस्से के अलावा होगी। सिर्फ मैं आपको चैप्टर 12 में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूं उसमें क्या है। दोबारा अगर नहीं समझाई कोई मसला नहीं, ये यहां करें, चैप्टर 12 की बात है। चैप्टर 12 में क्या होगा, अज्यूम कर लें हम सब लोग इस सीएफई के मालिक हैं, पार्टनर हैं। ये सीएफई क्या होगी, ये एओपी है। सीएफई क्या है, एओपी। एओपी क्या करती है, जो कमाती है उसके ऊपर टैक्स खुद पे करती है। तो सीएफई की जितनी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स पे किया, बिल्डिंग रेंट को गोली मारो वैसे भी। एओपी जो जो हम पार्टनर हैं सीएफई के सारे, और सीएफई ने जो कमाया होगा सीएफई उसके ऊपर टैक्स अपना खुद पे करेगी। टैक्स पे करने के बाद जो इनकम रह जाएगी वो पार्टनर्स की जिस तरह की भी वो शेयरिंग रेशो है प्रॉफिट, वो उसको सबके हिस्से में आ जाएगा। फिर हर पार्टनर क्या करेगा, वो जो हम हर हेड की इनकम ऐड करते हैं ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, तो वहीं पे हम आखिर पे एक और चीज ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम एओपी। उसको ऐड करने के बाद हमारी क्या निकलेगी, टैक्सेबल इनकम, ज़कात वगैरह लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर हम जाके देखेंगे आगे रेट क्या बनता है। रेट इस एओपी का हिस्सा डालने के बाद देखेंगे रेट, एओपी का शेयर उसमें ऐड करने के बाद बाकी इनकम में फिर रेट देखेंगे कौन सा रेट बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। टैक्स वाले कहते हैं थोड़ा सा रेट बढ़ाओ इनका। रेट मान लो कि वैसे ईओपी के बाद वगैरह बनता था 13%, उसके साथ मिलाने के बाद बना 15%, ज्यूम कर। तो 15% जब रेट मिल गया, फिर वापस जब आएंगे एओपी वाली इनकम निकाल देंगे बीच में से, उसके बाद जो इनकम रह जाएगी उसके ऊपर रेट कौन सा लगाएंगे, 15%। सिर्फ वैसे समझा रहा हूं आप, रेट पर्पज के लिए। इसके लफ्ज क्या बोलते हैं, हम एओपी का शेयर पार्टनर्स की इनकम में ऐड करते हैं रेट पर्पजेस के लिए। सिर्फ रेट देखना है इसको ऐड करके, और एक्चुअली क्या मकसद क्या है, थोड़ा सा रेट बढ़ जाए। ये चीज हमने जाके चैप्टर नंबर 12 में पढ़नी है, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि छोटी छोटी दो की बातें उसमें है ही कुछ नहीं। एक तो ये बहुत बड़ी बात तो यही है जो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बाकी इंशाल्लाह वहां पढ़ेंगे आपको। लो बेटा, अब यही बात यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि ओपी की सारी टैक्सेशन बताइए उसने यहाँ पे। कह रहे वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन देयर प्रॉपर्टी आर नॉट डेफिनेट एंड असर्टेनेबल। नहीं पता चल रहा इनका प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या है। द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड बाय एन एओपी। हम समझेंगे वो प्रॉपर्टी एओपी की है, किसी और पर्सन की है, एओपी की। और एंड टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेबल पेबल देयर ऑन विल बी कंप्यूटेड एज पर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। तो उसके ऊपर हम एओपी के असूल लगाएंगे, यानी कि उसकी इनकम अलग ट्रीट करके वो ही टैक्स पे करेगी एओपी। नोट सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल अदर हेड्स एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसने कहा कि स्वाय बिजनेस के कहीं पे फटा पड़ जाए कि अगर किसी इनकम पर, चाहे वो सैलरी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्स हो, अगर फटा पड़ जाए कि किसका कितना हिस्सा है इसमें, उसको एओपी ट्रीट किया करें। हो ही सकता है यार इस तरह का मामला कोई भी, उसने तो लफ्ज बोल दिया ना, है ना? उसने ये तो नहीं बताया कि सैलरी में कैसे बढ़ेगा, उसने एक जनरल उसूल दे दिया। टैक्स वाले कहते हैं कभी हम देखो हम बार बार ही फंसेंगे इसमें, कहते यहाँ पे फटा आ गया तो किसी और में भी आ जाएगा, स्वाय बिजनेस के। कहते बिजनेस के अलावा अगर किसी हेड में भी ये वाला मामला हुआ, चाहे सैलरी में हो चाहे किसी में भी हो, तो वहां पे हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, अलग से। सैलरी में वैसे कम ही होता है, लेकिन रिम्यूनरेशन में होता है। वैसे रिम्यूनरेशन में जैसे होता है ना कि बास का हमारा एक टीचर पढ़ा रहा है सिलेबस, तो वहां पे तय हुआ है कि हम इनको क्या करेंगे, हम इनको पे करेंगे इस सेशन का 4 लाख रुपए, अज्यूम कर लो उस टीचर को। हुआ क्या कि ये मोस्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही होगी, क्योंकि देखा जाए कि एम्प्लॉई है कि नहीं वो हमारा, वो चीजें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। उसने कुछ सिलेबस पढ़ाया छोड़ के चला गया। अब वो कह रहा है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना हिस्सा मुझे दो, और दूसरा कह रहा है अब हमें ये नहीं पता चला ये पढ़ाया कितना बन रहा है। हर हिस्से की परसेंटेज थोड़ी लिखी होती कि ये 2% है, ये 4% है, कहीं लिखा है कोई अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर ली है, कितना बनता होगा। तो ये तो कोई है तो तराजू है नहीं, तो यहाँ पे जो फड्डा होगा तो वो देखा जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना। बिजनेस में नहीं, अगर तो पार्टनर तो फिर तो एओपी में चला जाएगा ना।
अगर तो पार्टनर है फिर तो वैसे ही एओपी बन जाती। हम पार्टनर किसका मतलब जो बिजनेस होगा वो पार्टनर्स वाला नहीं होगा। कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं। एक और चीज बता दूं, हम कंपनी पढ़ते नहीं, आपका लेवल ही नहीं है यानी मतलब हम यहाँ पे इंडिविजुअल और एओपी दो ही तो टेबल है, इंडिविजुअल और एओपी। कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब बिजनेस वो सिर्फ इंडिविजुअल जो कारोबार कर रहा होगा ना अपना, सिर्फ उसकी बात हो रही है। किसी के साथ पार्टनर होगा वैसे ही ओपी में चला जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? वहां पे इसका मतलब उसको लग रहा है कोई है ही नहीं उसके साथ, होगा तो पार्टनरशिप, नहीं है तो अकेला है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए बिजनेस को उसने निकाल दिया बीच में से। यानी बाकी इनकम्स में हो सकता है इस तरह का फड्डा पड़ जाए, बस उसकी बात मान लो मेरे बच्चे, मेरी बात ना भी मानो, उसकी बात मान लो। क्योंकि ये ना सोचना कि सिर्फ प्रॉपर्टी में इस तरह का मामला हो। पेपर में मेरे बच्चे उसको ये बड़ी अच्छी, ये अच्छी तरह इसको इस तरह की चीजों को टेस्ट करना वो जानते हैं। इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में इस तरह का पंगा डाल देगा, कैपिटल गेन में डाल देगा। कैपिटल गेन में बड़ा वादे नजर आ रहा होगा आप, कोई फटा। चले खैर, जब आएगा इंशाल्लाह फिर बताएंगे आप। लो बेटा, डिडक्शन अलाउड पढ़ेंगे या ना पढ़ें? अच्छा, डिडक्शन ही पढ़ेंगे आज। एक छोटा सा टॉपिक करते हैं। रेंट चार्जेबल टैक्स में कितनी चीजें शामिल थी? रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल। देखो फोरफिटेड डिपॉजिट का तो आपको पता चल गया ना, वो भी दिक्कत थी उसका रौले को नहीं। और रेंट का आपको पता चल गया, हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस। एडजस्टेबल एडवांस अगर लिखा हो पेपर में, ऐसे इग्नोर करना है जैसे हमारे घर वाले हमें इग्नोर करते हैं। कोई है ही नहीं कोई इज्जत। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, नॉन एडजस्टेबल एडवांस को इग्नोर नहीं करना। अब इसको देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, इसका तरीकाकार सीख लो। ए ने मेरे बच्चे अज्यूम कर लो आज फर्स्ट जुलाई 2020 मिस्टर ए ने अपना घर, मिस्टर ए ने घर रेंट पे दिया मेरे बच्चे मिस्टर बी को। रेंट डिसाइड हुआ 50,000 पर मंथ, और साथ मेरे बच्चे पर मंथ, और साथ मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 4 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी लिया है। बात समझ आएगी? टैक्स ईयर 2023 के लिए, टैक्स ईयर सॉरी टैक्स ईयर 2021 के लिए, टैक्स ईयर 2021 के लिए मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बता दो। कहना ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होगा इसका हमने क्या करना था भला? अभी देखा था रेंट कितना आ जाएगा भला? रेंट आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये तो आ गया 6 लाख रुपया। अब नॉन एडजस्टेबल एडवांस, अच्छा ये जो कैलकुलेशन करके यहीं पे दिया करनी हमने साथ ही, ये जो आगे ये लिखा करनी है आपने, खाली रेंट लिख के सीधा नहीं लिखना, उसको करके दिखाना ये मैंने किया क्या है। बात समझ आ रही? तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस इसका क्या करना है कितना? 4 लाख, और क्या करेंगे? 1/10, 1/10, 1/10, 40,000। 40,000 इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर दी। तो ये क्या निकला? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो भैया 2021 में भी ऐसे ही चला होगा, सॉरी हाँ 2021 मतलब 1 जुलाई 2021 से आगे की बात कर रहा हूँ। मेरे टैक्स ईयर 2022 कह लो, ये टैक्स ईयर 2021 है, इस तरह लिख देता हूँ चले ताकि दिक्कत ना हो। ये था टैक्स ईयर 2021। टैक्स ईयर 2022 में भी यही चला। टैक्स ईयर 2023 में भी यही चला। अच्छा टैक्स ईयर 2024 में शुरू में ही मान लो 30 जून 2023 को मिस्टर बी ने यह घर खाली कर दिया। 30 जून 2023 को मिस्टर बी ने घर खाली कर दिया। अच्छा 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को ये टैक्स ईयर कौन सा बनता होगा? अच्छा ये मुझे लिखना चाहिए 1 जुलाई 2023, सॉरी 1 जुलाई 2023, ये टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 2024। 1 जुलाई 2023 को ही मिस्टर सी आ गया इस घर में रेंट पे रहने। उसने मेरे बच्चे, उसके साथ तय हुआ रेंट 60,000 पर मंथ। उसने मेरे बच्चे नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया इसको
6 लाख रुपया। अब वो आपको कहेगा टैक्स ईयर 2000, इसको मैं कर रहा हूं खत्म। अब वो आपको कहेगा टैक्स ईयर 2024 के लिए मुझे इसकी टैक्सेबल इनकम बता दो, या ये फिलहाल हम ये लफ्ज बोलते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स बता दो भाई, टैक्स ईयर 2024 के लिए। तो मेरे बच्चे 1 जुलाई को घर रेंट पे चला गया, टैक्स ईयर 2024 में 1 जुलाई 2023 को रेंट पे चला गया ना। 2024 कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। तो 1 जुलाई 2023 को ही घर रेंट पे चला गया। इसका मतलब ये जो 60,000 जो रेंट है वो कितना बनेगा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा महीने कुछ और भी हो सकते हैं, आगे जाके हो सकता है 6 महीने घर खाली रहता है, फिलहाल हम वो एग्जाम्पल नहीं रख ले बीच में। 1 जुलाई मल्टीप्लाई 12 कितना? 7,20,000। लो बेटा, अब रौला किसका होगा? नॉन रजिस्टरेबल एडवांस। अब नॉन रजिस्टरेबल एडवांस का आपने क्या करना है? कितना मिला मेरे बच्चे नॉन रजिस्टरेबल एडवांस? 6 लाख। क्या इसको 10 पे कर दे? कहता नहीं, कहता जो पिछला एडवांस मिला था, जो पिछला एडवांस मिला था, पिछला एडवांस कितना था बोला? 4 लाख। उस एडवांस का जितना हिस्सा ये मिस्टर ए अपने रेंट में चार्ज कर चुका है, उसके ऊपर टैक्स पे कर चुका है, जितने हिस्से में पिछले एडवांस के, वो इस एडवांस में से लेस कर दो। अब वो कितना होगा बेटा? टैक्स ईयर 2020 में कितना था? 21 में कितना था बोला? 40। 22 में कितना था? 40। 23 में कितना था? 40। अच्छा एक और चीज देखनी, जिस टैक्स ईयर में ये वो बंदा छोड़ के जा रहा होगा घर, जो हम पैसा वापस कर देंगे, उस टैक्स ईयर का आपने एडवांस ऐड नहीं करना। जिस साल मिला हो, चाहे आखिरी दिन मिला हो, उस साल में, जैसे मान लो ये हमें जाके अगर वो बंदा 25 जून को घर रेंट पे लेता, 25 जून 2021 को घर पे रेंट पे लेता, 25 जून 2021 को घर रेंट पे लेता, तो एडवांस का कितना हिस्सा उसके रेंट में जाना था? 40,000। यानी कि इसके एडवांस का तरीकाकार क्या है? जिस साल में एडवांस आपको मिलता है उसका 1/10 ऐड करेंगे। जिस साल, क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड है, उसने वापस कर दिया होगा, जिस साल में वो छोड़ के गया होगा पुराना टेनेंट जिसको वापस कर दिया, उस साल में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो साल 2023 में तो छोड़ के जा रहा है ना मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? इसका मतलब उसमें तो आपने उसको वापस कर दिया होगा, चाहे आखिरी 30 जून को ही किया हो, बिल्कुल आखिरी दिन कर तो दिया उसको वापस। तो इसका मतलब है जो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो चार्ज हो चुका होगा, कितना होगा? 80,000। तो 80,000 हम क्या करेंगे? यहां से लेस कर देंगे। सवाल करेंगे ना, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कितना आ गया बताइए? 8 लाख, 8 20। अब सॉरी, माजर माजर, मुझे 8 ये दिमाग में आ रहा था, और ही नहीं किया पीछे। तो 5 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरे चाहिए यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। यानी कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस की ट्रीटमेंट क्या होती है? इसका ये है कि जो आपको नॉन एडजस्टेबल एडवांस मिले उसको 10 पे डिवाइड करो, उसकी इनकम फ्रॉम जो प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर दो रेंट चार्जेबल टैक्स में। लेकिन जब वो बंदा छोड़ के जा रहा हो, जिस साल में छोड़ के जा रहा हो, उस साल में उसका कोई हिस्सा ऐड नहीं करना। उसके बाद फिर कोई नया टेनेंट आ गया उसी प्रॉपर्टी के लिए, तो जो पिछले टेनेंट ने जितना उसका आप रेंट ये जो एडवांस है वो चार्ज कर चुके होंगे, वो नए टेनेंट के एडवांस में से उतनी अमाउंट लेस करनी है। ज्यादा नहीं, आपसे कैलकुलेशन करवाता है 2-3 सालों के पिछले करवाता है। यदि कोई 10 साल पहले छोड़ के चला गया, 10 साल बाद तो वैसे ही उसके किसी काम का नहीं होता। बात समझा नहीं? इसका मतलब ये काम चलता रहता है ऐसे। पिछला छोड़ के जाएगा, उसको एडवांस वापस कर देंगे, अगला जब भी कभी आएगा जितना वो चार्ज कर चुके होंगे उसको लेस क्या करेंगे, और जो बाकी होगी उसको 10 पे, अगर 10 रुपए भी हो, बाकी 10 भी बचे हो, हम 10 पे ही डिवाइड करके हर उसको क्या करेंगे, हर साल 1-1 रुपया ही ऐड करेंगे। समझा रहा हूँ आप, कल जब सवाल करेंगे इंशाल्लाह उसकी, अभी सिर्फ इसको रीड कर लो, बल्कि एक छोटा सा सवाल भी कर लेंगे आगे तक। अगर मेरे बच्चे कोई पिक करने वाला तो नहीं, बस फिर खत्म करता हूँ। ये मैं आपको ये आई कैप की किताब का सवाल है, कोशिश करना है इसको ये देखे बगैर इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने घर जाके ये सिर्फ रीड कर लो। कहता द एडवांस इज रिफंडेड इन एवरी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर इफ एडवांस इज रिफंडेड। ये कुछ और भी पीछे, ये पीछे भी है बहुत कुछ, ये आज रीड नहीं होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, इंशाल्लाह कल पढ़ेगा।
कल पढ़ेंगे। आज भी कोई 15-20 मिनट लेट हो गए थे वो क्लास, तो बस आज कोशिश करिए जितना का आपने थोड़ा सा पढ़ा है उसको मेरे बच्चे अच्छे तरीके से